नमस्कार दोस्तों। 13 साल का भीषण युद्ध, ना जाने कितने मासूमों की जान गंवाने और बड़ी माल संपत्ति की बर्बादी के बाद सीरिया में विद्रोही गुटों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा जमा लिया है। इसके साथ ही उन्होंने पूरे देश को आज़ाद घोषित करते हुए ये बताया कि राष्ट्रपति जो कि बशर अल असद लापता हो गए हैं और भाग गए हैं। दरअसल दोस्तों, बशर अल असद का पतन अल असद परिवार के 5 दशकों के शासन का अंत है, जो कठोर नियंत्रण, दमनकारी नीतियों और लंबे समय से जारी युद्ध के लिए ये जाना जाता था। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि सीरिया का जो कि दमिश्क है, जहाँ कुछ समय पहले बमबारी और गोलियों की आवाज़ उसकी पहचान बन गई थी, अब वहाँ लोग जश्न मना रहे हैं। सड़कों पर भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रहा है, झंडे लहरा जा रहा है और लोग आज़ादी के नारा के साथ खुशी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, क्या हुआ कि देश के अन्य हिस्सों में, यानी कि विशेष रूप से लेबनान सीमा के पास भी ऐसे ही नज़ारे देखने को मिला है। यह जश्न उन लाखों सीरियाई लोगों के लिए आशा की किरण लेकर आया है, जो सालों से विस्थापन और अस्थिरता का सामना कर रहे थे। कई विस्थापित नागरिक अब अपने घर लौटने की योजना भी बना रहे हैं। सीरिया में विद्रोह 2011 में शुरू हुआ था, जब असद सरकार ने लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों को क्रूरता से कुचल दिया। ये संघर्ष धीरे धीरे गृह युद्ध में बदल गया, जिसमें असद सरकार के खिलाफ कई विद्रोह गुट खड़े हुए। आखिरकार दोस्तों, 13 साल के इस संघर्ष ने असद शासन को झुका दिया। विद्रोही गुटों ने दमिश्क पर कब्जा न केवल असद सरकार को उखाड़ फेंका, बल्कि सीरियाई जनता को एक नई शुरुआत का मौका भी दिया। सीरिया की इस अप्रत्याशित घटना ने दुनिया भर में राजनीतिक हलचल मचा दी है। कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र उसने जो प्रतिक्रिया दी है, आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। संयुक्त राष्ट्र के सीरिया के लिए विशेष दूत गेयर पेडरसन ने कहा, अब ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सीरिया में एक समावेशी राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो रही। और उन्होंने ये भी कहा कि सीरिया को अपनी सार्वभौमता और स्थिरता बहाल करनी होगी। चीन ने क्या कहा दोस्तों, देखिए, चीन ने इस घटनाक्रम को करीब से देखा है। चीनी विदेशी मंत्रालय ने कहा, हम सीरिया की स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि देश में जल्द स्थिरता आएगी। उन्होंने अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं और दूतावास को मजबूती से कार्यरत बताया है। अब दोस्तों, जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबाक ने बशर अल असद के पतन को सीरियाई जनता के लिए बड़ी राहत बताया है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि देश को चरमपंथी ताकतों के हाथों में जाने से रोकने की ज़रूरत है। और इजराइल की बात करें दोस्तों, इजराइल का कहना है कि विद्रोहियों की इस जीत को अलग नज़रिए से देखा है। इजरायली मंत्री अमीचाई चिकली ने कहा है, सीरिया का अधिकांश हिस्सा अल कायदा और ISIS से जुड़े संगठनों के नियंत्रण में है। इजरायली सेना ने गोलान हाइटेक्स क्षेत्र में अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। दोस्तों, अभी नेतन्याहू है, वो क्या बोल रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री जो कि बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के पतन को ऐतिहासिक दिन करार दिया है। उन्होंने इसे ईरानी गठजोड़ की एक महत्वपूर्ण कड़ी के टूटने के रूप में देखा। आपको बताना चाहूँगा कि नेतन्याहू ने कहा कि असद सरकार का पतन इजरायल द्वारा हिजबुल्लाह और ईरान पर किए गए हमलों का प्रत्यक्ष परिणाम है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इजरायल की सक्रिय रणनीतियों ने सीरिया में ईरान और इसके समर्थित संगठनों की ताकत को कमजोर किया, जिससे असद सरकार गिरने पर मजबूर हुई। नेतन्याहू ने कहा, यह सिर्फ एक सरकार का अंत नहीं है, बल्कि ये ईरानी विस्तारवादी एजेंट पर एक बड़ा प्रहार है। दोस्तों, इजरायली जो कि लंबे समय से ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा मानता रहा और असद सरकार को ईरानी गठजोड़ का अहम हिस्सा मानता था। इजरायली प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपनी सेना और खुफिया एजेंसियों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी जो कि कोशिशों ने इसे क्षेत्र में स्थिरता लाने में अहम भूमिका निभाई।
नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजरायल आने वाले समय में अपनी सुरक्षा रणनीतियों को और मजबूत करेगा ताकि क्षेत्र में उभरते खतरों से निपटा जा सके। दोस्तों, बशर अल असद सरकार के पतन के बाद सीरिया के करीबी सहयोगी ईरान ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ईरान विदेशी मंत्रालय उन्होंने रविवार को एक बयान जारी करके कहा कि सीरिया के भविष्य का निर्माण केवल सीरियाई जनता को करना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप अस्वीकार्य है। दोस्तों, ईरान ने लंबे समय तक असद सरकार का समर्थन किया है और उसे अपनी रणनीतिक नीति का अहम हिस्सा भी माना है। हालांकि दोस्तों, मौजूदा हालात में ईरान ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है और कहा है कि सीरिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक राष्ट्रीय सहमति का मार्ग अपनाया जाना चाहिए। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीरिया में हालिया घटना है कि जो कि एक महत्वपूर्ण मोड़ है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी संबंधित पक्ष मिलकर एक ऐसा समाधान निकालेंगे जो सीरिया की सार्वभौमता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे। दोस्तों, तुर्की का कहना है, इसी विषय पर तुर्की का कहना है कि विदेशी मंत्री हाकान फिदान ने इस बदलाव को सीरियाई सरकार के पतन के रूप में दिखा। उन्होंने आगे भी कहा कि सीरिया में सत्ता हस्तांतरण हो रहा है, लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादी संगठन इसका फायदा ना उठाए। और संयुक्त अरब अमीरात का क्या कहना है? दोस्तों, यूएई के सलाहकार अनवर गर्गास ने कहा, गैर राज्य तत्वों को राजनीतिक शून्यों का फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। उन्होंने इस घटना को राजनीतिक विफलता का परिणाम भी बताया। यमन और अन्य देश जो कि इस विषय पर बोलते हैं। यमन के सूचना मंत्री मुअम्मर अल ईरानी, उन्होंने इस ईरान के विस्तारवादी एजेंट की विफलता करार दिया। वहीं फिलीपींस ने सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने और हिंसा से बचने की अपील भी की है। दोस्तों, सीरिया के भविष्य पर सवाल भी उठ रहा है। हालांकि दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, जो ये घटना असद शासन के अंत का प्रतीक है, लेकिन सीरिया के लिए चुनौतियाँ यही खत्म नहीं होती। देश के सामने राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने, युद्ध से बर्बाद अर्थव्यवस्था को फिर से जीवित करने और विस्थापित नागरिकों को वापस लाने की बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा विद्रोही गुटों के बीच सत्ता शेयरिंग और चरमपंथी संगठन के प्रभाव को रोकना भी बड़ी चुनौतियां हैं। अमेरिका पूर्वी जो कि सीरिया में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखेगा और इस्लामिक स्टेट फिर से उत्थान को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। ये बयान रविवार को पेंटागन के मध्य पूर्व जो कि मामलों के उप सहायक सचिव डेनियल सापरी ने दिया है। ये बयान ऐसे समय आया है जब कुछ ही घंटे पहले सीरियाई विद्रोहियों ने बशर अल असद की सरकार को उखाड़ फेंकने की घोषणा की थी। आपको बताना चाहूँगा कि डेनियल सापिरो ने सभी पक्षों से अपील की है कि वो नागरिकों, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का सम्मान करे। उन्होंने आगे भी कहा कि हम सीरिया में स्थिरता बनाए रखने और आईएस के खतरे को ख़त्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी पक्षों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हिंसा का कोई नया दर शुरू ना हो और सभी नागरिकों को सुरक्षा मिले। दोस्तों, ये बयान अमेरिका की उस नीति को रेखांकित करता है जिसमें वो मध्य पूर्व में स्थिरता लाने और आतंकवाद संगठन को कमजोर करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। दोस्तों, ये कहानी सीरिया की सबसे कुख्यात जेल की है जहाँ 30,000 लोगों को मारा गया था। आपको बताना चाहूँगा कि सीरिया में विद्रोहियों ने दमिश्क के हमा और अलिस्पो के पास सरकारी जेल में कई वर्षों से बंद कैदियों को रिहा कर दिया है। इन जेलों में सबसे कुख्यात जो कि सैदनाया है, जिसे अक्सर मानव वधशाला कहा जाता है। बशर अल असद शासन के दौरान यहाँ 30,000 से ज़्यादा लोगों को यातना देकर मारा गया था। दरअसल दोस्तों, ब्रिटेन स्थित जो कि सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स की 2021 की रिपोर्ट में बताया गया है कि असद शासन के दौरान सीरिया की जेलों में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया था या उनकी मौत हो गई थी। इनमें से 30,000 से ज़्यादा लोग अकेले सैदनाया में मारे गए। सदमे में 2011 से सदनाया में हत्या, यातना, जबरन गायब करने जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया गया। ये काम
व्यवस्थित तरीके से और सरकारी नीति को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने के तौर पर ये किया गया है। अब दोस्तों रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सैदनाया सैनिक जेल में 2 हिरासत केंद्र थे जो कि 2011 में विद्रोह शुरू होने के बाद से गिरफ्तार किए गए नागरिकों को लाल रंग की इमारत में रखा जाता था और असद शासन के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल सैनिकों को सफ़ेद रंग की इमारत में कैद किया जाता था। फांसी पर लटकाए जाने से पहले कैदियों को दमिश्क के अल कबन इलाके में स्थित सैन्य न्यायालय में मुकदमे के दौरान मौत की सज़ा सुनाई जाती थी, जिसकी सुनवाई 1 से 3 मिनट तक चलती थी। फांसी देने को जेल अधिकारी पार्टी कहते थे। वो कैदियों को दोपहर में उनकी कोठरियों से इकट्ठा करते थे। उनको बताया जाता था कि उन्हें सिविल जेल में स्थानांतरित किया जाएगा। हालांकि दोस्तों उन्हें लाल इमारत के तहखाने में ले जाया जाता था, जहां उन्हें 2-3 घंटों तक बुरी तरह से पीटा जाता था। आधी रात को उनकी आंख पर पट्टी बांध दी जाती थी और डिलीवरी ट्रक या मिनी बस में उन्हें सफ़ेद इमारत ले जाया जाता था। वहां तहखाने में ले जाकर सामूहिक फांसी दे दी जाती थी। दरअसल दोस्तों ये जो काम सप्ताह में 1 या 2 बार होता था और हर बार 20 से 50 लोगों को मार डाला जाता था। लाल इमारत में बंद लोगों के साथ दुर्व्यवहार की एक स्थापित प्रक्रिया थी। कैदियों को नियमित रूप से प्रताड़ित किया जाता था। आमतौर पर उनकी गंभीर पिटाई की जाती थी और यौन हिंसा को अंजाम दिया जाता था। उन्हें दोस्तों पर्याप्त भोजन, पानी, दवा, चिकित्सा और देखभाल और स्वच्छता से वंचित रखा जाता था। यातना के दौरान कैदियों को चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता था। कई बंदियों को मनोविकृति जैसी गंभीर मानसिक बीमारियां भी हो जाती थी। इसीलिए दोस्तों मिडिल ईस्ट के मुस्लिम राष्ट्र सीरिया में तख्तापलट हो चुका है। विद्रोही गुट और कभी अल कायदा से संबंध रखने वाले हयात तहरीर अल शाम से बशर अल असद की 30 साल पुरानी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंका है। असद परिवार की 50 साल पुरानी तानाशाही कुछ ही दिनों के संघर्ष में समाप्त हो गई है। सीरिया में तख्तापलट ने ईरान की नींद उड़ा दी है। ऐसा इसीलिए हुआ कि हमास, हिजबुल्लाह और उसके बाद ईरान के प्रमुख सहयोगियों में सीरिया के बाहर बरार सरकार भी थी। ईरान में हलचल तेज हो गई है। दरअसल दोस्तों सीरियाई विद्रोहियों ने रविवार को दमिश्क पर कब्जा करने बाद राष्ट्रपति बशर अल असद को पद से हटाने की घोषणा की, जिससे उन्हें भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि इसी बीच ये जो चर्चाएं हैं कि बशर का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है या विद्रोहियों ने मार गिराया है, उनका विमान रडार से गायब है। राष्ट्रपति बशर अब कहाँ है और उनकी पत्नी अम्मा और उनकी 2 बच्चे के भी कुछ अता पता नहीं है। वहीं विद्रोहियों ने सीरिया के प्रधानमंत्री को कैद कर लिया है। सूत्री विद्रोहियों के सीरिया पर कब्जा करने से रूस और ईरान को झटका दिया है, खासकर ईरान की नींद उड़ा दी है। ये सीरिया के प्रमुख सहयोगी रहे हैं जिन्होंने 2011 में तहरीर अल शाम को हराने में सीरिया की मदद की थी। दरअसल दोस्तों ईरान के जो अंग्रेजी भाषा प्रेस टीवी ने रविवार को बताया कि दमिश्क पर कब्जे के बाद सीरियाई विद्रोहियों ने ईरान के दूतावास पर हमला कर दिया। सीरिया की सेना कमान ने रविवार को अधिकारियों को सूचित किया कि असद का शासन समाप्त हो गया है, लेकिन सेना ने बाद में कहा कि वो हमा और होक्स के प्रमुख शहर और डेरा ग्रामीण इलाकों में आतंकवादी समूह के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। ईरान के मीडिया ने जो कि सूत्री विद्रोहियों को काफिर आतंकवादी कहने के बजाय उन्हें सशस्त्र समूह कहना शुरू कर दिया है और कहा है कि उन्होंने अब तक शिया अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा व्यवहार किया है। ईरान इंटरनेशनल ने अपने विश्लेषण में रखा जो कि लिखा है कि सीरिया में तख्तापलट ने ईरान के क्षेत्रीय गठबंधन को अस्थिर कर दिया है। आर्टिकल में लिखा गया है कि ईरान इसीलिए भी बेचैन है क्योंकि वो सीरिया की मदद नहीं कर पाया। इसके पीछे की वजह हमास और हिजबुल्लाह का कमज़ोर होना है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इजराइल ने 14 महीने की जंग में हमास और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। हमास और हिजबुल्लाह चिप के खामे में, जो कि खामे के बाद से दोनों आतंकी संगठन कमज़ोर हो गए हैं और 2011 जैसी स्थिति अब नहीं। इजराइल ने यह सब कर दिखाया है अमेरिका की जो बाइडेन सरकार से मिले हथियार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के दम पर।
उधर ईरान को हमास हिजबुल्लाह के बाद अब सीरिया से झटका मिला है। पिछले कुछ समय से इन तीनों में जो कि तीनों मोर्चों से पिछड़ने से ईरान की नींद उड़ गई है। अब अमेरिका में चिंता परिवर्तन भी ईरान को नई टेंशन देगा। दरअसल दोस्तों, ईरान ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को दशकों तक समर्थन दिया है, जिससे उन्हें गृह युद्ध से बचने में मदद मिली है। न्यूयॉर्क टाइम्स का अनुसार ईरान देश के पश्चिम भाग में हिजबुल्लाह को हथियार आपूर्ति करने के लिए सीरिया का उपयोग मार्ग के रूप में करता रहा है। अब सीरिया पर सूत्री संगठन के कब्जे से ईरान को हिजबुल्लाह की मदद भेजना आसान नहीं होगा। ईरान ने बीते शुक्रवार से ही सीरिया से अपने कुद्स बल के कर्मियों और सैन्य अधिकारियों को इराक और लेबनान जैसी पड़ोसी देशों में भेजना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, इसी विषय को लेकर आपका जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।